Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो बियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो किसी भी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं उसका। इन स्टेप्स में अब जो सबसे पहला है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बियोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसका मुशाहदा करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ये चीज़ अब एक्चुअली है क्या, प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल में है क्या। अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो कह रहा है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पूछा जाता है या साइंटिस्ट के जो बियोलॉजिस्ट हैं उनके माइंड में खुद ब खुद आ जाता है ये क्वेश्चन या फिर कोई इस क्वेश्चन को पूछता है। अब जैसा कि बियोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल जो हम कर सकते हैं वो हम मलेरिया कर सकते हैं। अब यहाँ पर मलेरिया से रिलेटेड ही एक बियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि जिस पर्सन को मलेरिया हो जाता है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो वो अब साइंटिस्ट के जहन में अब ये क्वेश्चन आ जाता है, अब ये बियोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि प्लाज्मोडियम जो है वो उस मैन की बॉडी में या उस पर्सन की बॉडी में किस तरह से गया। अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड स्टेप फॉलो किया जाता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑब्जर्व के लिए हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं जो कि हैं हेयरिंग यानी कि सुनने की सलाहियत, स्मेल सूंघने की सलाहियत, टेस्ट टेस्ट करने की, और टच आ जाती है, छूने की सलाहियत जो है, और विज़न आ जाती है, ये सबसे मेन है, विज़न से देखने की सलाहियत जो होती है। इन हम अपनी 5 ऑब्जर्वेशन सेंसेस को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह की हो सकती है, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये क्वालिटी की बेस पर होती है, इसमें नंबरिंग वगैरह नहीं होती है। इसके मुकाबले में जो क्वांटिटेटिव है उसमें नंबरिंग आ जाती है कि कितने परसेंट ये चीज़ हो रही है, कितने परसेंट ये चीज़ हो रही है, इस तरह से उसमें नंबरिंग वगैरह आ जाती है। और अब इसमें वो कह रहा है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जो मेजरिंग वाली, जो नंबर्स वाली ऑब्जर्वेशन है, वो क्वालिटेटिव से ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर ग्राफ की सूरत में, हमें एक पूरी वर्कशीट की मेजरेबल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, एक रिकॉर्ड फॉर्म में हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है। अब जैसा कि हमने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात की थी कि इसमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी आ जाती है। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को अगर हम देखें तो हम कहेंगे या तो ये पानी ठंडा है और या ये पानी गर्म है। इसी तरह से अगर पानी को मेजर करने की बात आए तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि या तो ये हैवी है और या ये लाइटर है। इसका वेट वगैरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, ना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ क्वालिटी कर रहे हैं और क्वालिटी में नंबरिंग नहीं होती है, उसमें मेजरिंग नंबर्स वगैरह नहीं आते हैं। बट अब अगर इन्हीं एग्जांपल को लेकर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं जिनमें नंबरिंग आ जाती है, मेजर, जिनमें हम चीज़ों को मेजर करते हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होता है। हम इसमें नंबरिंग दे रहे हैं, हम इसमें ये डिग्री भी नंबरिंग में आ रही है, हम इसका मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से अब हम अगर इसमें वेट की बात करें तो वेट हम इसमें लाइटर और हैवियर नहीं कहेंगे, हम इसमें बोलेंगे कि 1 लीटर वाटर जो है उसका वेट 1000 ग्राम्स है। 1 लीटर ऑफ वाटर का वेट 1000 ग्राम्स है। और 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल जो है वो अल्कोहल को कहते हैं, ये अल्कोहल की ही एक टाइप है, उसका वेट अब हम कह रहे हैं कि उसका वेट वाटर से कम है जो कि है 789 ग्राम्स। इस तरह से हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को नंबर्स की फॉर्म में या मेजरेबल फॉर्म में शो करते हैं। थर्ड स्टेप अब आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस वो नहीं है, साइंटिफिकली वो हम अगर किसी को बोलेंगे तो वो प्रूफ नहीं होंगी, क्योंकि वो हमारे सोच से रिलेटेड है। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हमने वो ऑब्जर्वेशन ली है वो उससे रिलेटेड है। मीन्स कि अगर कोई दूसरा पर्सन है वो भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो फर्स्ट वाले पर्सन से डिफरेंट होंगी। हर पर्सन, अगर उनको एक ही क्वेश्चन दिया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हर पर्सन की जो ऑब्जर्वेशन है उस चीज़ के बारे में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो डिफरेंट होंगी। हर पर्सन के माइंड में एक डिफरेंट क्वेश्चन आएगा।
तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट पीपल की, इस सब को सॉल्व करने के लिए जब भी कोई ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट, बियोलॉजिस्ट वगैरह जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। मीन्स कि अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब वो हाइपोथेसिस जो है उस पर मोर आगे स्टडी होनी होती है, उस पर रिसर्चिंग वगैरह होनी होती है। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन को रिटन फॉर्म में उन्होंने, और ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद जब वो अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स कि जब वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उस टाइम पर उन्होंने उसके बाद उस पर रिसर्च वगैरह करनी होती है, डिफरेंट रिसर्च, ये प्रूव करने के लिए कि जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है वो ठीक है भी या नहीं भी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि ऑब्जर्वेशन ये दी गई है कि स्ट्रेस इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर। स्ट्रेस से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस के लिए 2 पर्सन को लिया अपनी ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उन्होंने हाइपोथेसिस एक प्रिपेयर की। उन्होंने 2 पर्सन्स को लिया, एक वो जो हाई स्ट्रेस लेवल था, जिनका लेवल जो स्ट्रेस का लेवल था वो हाई था, और दूसरे वो जिनका स्ट्रेस का लेवल लो था। अब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो हाई स्ट्रेस लेवल थे उन्हें कॉमन कोल्ड जल्दी हो गया, वो जल्दी बीमार हो गए लो स्ट्रेस लेवल की निस्बत। यह अब उनका एक हाइपोथेसिस था जिस पर कि अभी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होने थे। अब वो कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस जो है उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं कि जिनको फॉलो किया जाता है। अब जैसा कि एक हाइपोथेसिस जो है वो एक जनरल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक आर्जी तौर पर एक ख्याल होना चाहिए, और जो ऑब्जर्वेशन आपने की हैं उन ऑब्जर्वेशन को वो एग्री करती होनी चाहिए, उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्डिंग उसमें यूज़ ना हो, हाइपोथेसिस बिल्कुल सिंपल हो, और वो टेस्टेबल होनी चाहिए। जैसा कि अब हमने लास्ट में टेस्ट किया है 2 पीपल में, एक हाई स्ट्रेस लेवल और एक लो स्ट्रेस लेवल। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन से पहले एक हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना लाजमी होता है। बियोलॉजिस्ट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो यूजुअली रीजनिंग को यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस के लिए। नेक्स्ट अब हाइपोथेसिस के बाद 4th स्टेप आ जाता है डिडक्शन का। डिडक्शंस हाइपोथेसिस के लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसको हमारे जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने से पहले, कोई भी एक चैप्टर पढ़ाने से पहले, कोई भी पैराग्राफ पढ़ाने से पहले उसकी समरी को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी थोड़ी सी एक समरी बताते हैं, पूरे होल चैप्टर को या पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा करके बयान कर देते हैं। इसी तरह से अब हाइपोथेसिस के मेन पॉइंट्स को हम जो डिस्कस करते हैं, मेन पॉइंट्स को अगर हम लिखते हैं तो उसके लॉजिकल, वो चीज़ें जो लॉजिकल ना हमारी हाइपोथेसिस में, उनको हम अगर सिर्फ लिखें तो वो हमारी डिडक्शंस हो जाएंगी। अब डिडक्शंस में इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ होता है, मीन्स कि ये चीज़ हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती। अब हम एक एग्जांपल की मदद से डिडक्शन को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई हाइपोथेसिस, और वो हमारा हाइपोथेसिस है दैट ही इज़ डिसलॉयल। हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो डिसलॉयल है, तो हमने उससे जो डिडक्शंस निकाली हैं, उसकी जो समरी हमने निकाली है, वो हमने निकाली है इफ़ ही इज़ डिसलॉयल। अगर वो डिसलॉयल है, अगर वो वफ़ादार नहीं, अगर वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है, तो वो हमारे से झूठ बोलेगा, वो कभी भी सच नहीं बोलेगा। आगे से हमने उसका रिज़ल्ट भी दिया दैट ही विल टेल लाइज़, कि वो हमारे साथ झूठ बोलेगा। बिल्कुल इसी तरह से डिडक्शन और हाइपोथेसिस का रिलेशन है कि हाइपोथेसिस की जो चीज़ है उसको डिडक्शन में एक लॉजिक की सूरत में बयान कर कर फिर आगे से उसका नेक्स्ट भी किया जाता है कि इससे इस तरह भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन का। जो बियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी हाइपोथेसिस और डिडक्शंस वगैरह के बाद अब उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद वो ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि जो उन्होंने अज्यूम किए हुए थे ऑब्जर्वेशन से, जो हाइपोथेसिस वगैरह बनाई हुई थी, और उनसे अब जो उन्होंने रिज़ल्ट ऑब्जर्व किया हुआ था, रिज़ल्ट वगैरह जो एज्यूम किया हुआ था, वो अब सारा ठीक है या नहीं, मीन्स कि उनकी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इससे फिर जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो फॉल्स वाली हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो ट्रू हाइपोथेसिस होती है उसे एक्सेप्ट कर कर उसके ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशंस की जाती हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद जब साइंटिस्ट को, बियोलॉजिस्ट को जो डाटा वगैरह मिलता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, वो उसको कलेक्ट करते हैं। उस एक्चुअल डाटा को वो कलेक्ट करने के बाद उसकी एवरेज वगैरह निकालने के बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिज़ल्ट वगैरह निकाल।
ताकि वो इस सब एक्सपेरिमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह को, सारी चीज़ों को, पूरे एक्सपेरिमेंट को मीन के वो एनालाइज़ कर सकें, उसका जायज़ा ले सकें। और अपने पूरे रिज़ल्ट को एनालाइज़ करने के बाद, उसको देखने के बाद, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को, उसके रिज़ल्ट्स को, उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में, रिज़ल्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिपोर्टिंग के फॉर्म में। और रिपोर्ट्स जो हैं वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो आप अगर किसी को आप बताते हैं तो उसको अप्रूव नहीं किया जाता। रिज़ल्ट्स जो होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो हमेशा रिपोर्ट की फॉर्म में ही अप्रूव होते हैं। बियोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च वगैरह की होती है अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह पर, वो उसको फिर पब्लिश वगैरह करवाते हैं बुक्स में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वगैरह में, डिफरेंट जो भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर। फिर उनके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल टॉक करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग अरेंज करते हैं अपने रिपोर्ट रिज़ल्ट की बेसिस पर। सेमिनार्स करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। और फिर इससे दूसरे जो पीपल हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं और अपने आगे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो इसको अपनी इस रिज़ल्ट को, इसके मेथड को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सब चीज़ों को फिर वो आगे यूज़ करते हैं। इससे उनको हेल्प हो जाती है मज़ीद आगे डिस्कवरीज करने के लिए डिफरेंट चीज़ों में। अब अगर बात की जाए एक्सपेरिमेंट की, तो एक एक्सपेरिमेंट तो वो होता है जो कि हम सिंपली परफॉर्म करते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं वो कंट्रोल्ड फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मींस कि वो इन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अब उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है दो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए गए हैं। एक जो था वो सिंपल एक्सपेरिमेंट था और दूसरा जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। अब एक में उन्होंने क्या किया, अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, ये किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कितनी कुछ ज़रूरत होती है, इस चीज़ पर ये अब एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब वहाँ पर उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक प्लांट लिया, उसको एक ऐसी जगह पर रख दिया गया है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एसेस नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड जिस जगह पर अवेलेबल नहीं थी। दूसरी तरफ उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में एक प्लांट लिया है और उसको ऐसी जगह पर प्लेस किया जहाँ पर उसे वाफर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो दोनों को जब अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है दोनों पर, तो दोनों से जो अब उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है वो ये निकाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्लांट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो नोटिफाई किया है यहाँ पर, जो उनको रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है, वही उन्होंने ये देखा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कंट्रोल ग्रुप में हुई है। कंट्रोल ग्रुप में प्लांट को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल ग्रुप वाले प्लांट में हुआ है। जबकि दूसरा जिसको सिंपल एक्सपेरिमेंट में हमने रखा था, जिसको सिंपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिस प्लांट को हमने रखा था, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। तो अब इससे उनको पता चला कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मस्ट है। प्लांट की एक बेसिक नीड है वो कार्बन डाइऑक्साइड।